यदि आप बास्केटबॉल कोर्ट में ऑपोजिशन पर हावी होना चाहते हैं तो आप माइकल जॉर्डन से सीख सकते हैं। यदि आप कुछ नया आविष्कार करना चाहते हैं तो आप इलॉन मस्क से सीख सकते हैं। आप डांस परफॉर्मेंस के तरीके के बारे में जानने के लिए माइकल जैक्सन को फॉलो कर सकते हैं। वैसे ही यदि आप शांति और एक सुखी जीवन पाने की कामना करते हैं तो सन्यासी इसके एक्सपर्ट है। वो पृथ्वी पर सबसे शांत, सबसे खुश और सबसे बुद्धिमान लोग हैं। जय 18 साल के थे और जब वो अपने बिजनेस स्कूल के फर्स्ट ईयर में थे तो उनके दोस्त ने उन्हें एक सन्यासी जो उनके कॉलेज में एज गेस्ट स्पीकर आए थे उनकी स्पीच सुनने के लिए मजबूर किया और जय ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यार मैं बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं तो कोई CEO या बड़े सेलिब्रिटी की स्पीच सुनूंगा, भला मैं क्यों कोई सन्यासी के सत्संग में आऊंगा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि आखिर दोस्त दोस्त होता है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद उनके दोस्त ने आखिरकार उन्हें सेमिनार में शामिल होने के लिए मना ही लिया। और एक बार जब उन्होंने उस सन्यासी को बोलते हुए सुना तो वो इतने प्रभावित हुए कि वो खुद सन्यासी बनने के रास्ते में चल पड़े। कई साल बाद जब वो खुद एक सन्यासी बन गए, उन्हें ये एहसास हुआ कि सन्यासी बनने के लिए आपको कोई स्पेशल ड्रेस या नंगे पांव घूमना या पहाड़ की चोटी पर जाने की जरूरत नहीं। साधु बनना एक मानसिकता है जिसे कोई भी आसानी से पा सकता है और आज के दिन और उम्र में ये आवश्यक भी है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम खुद को भूल से गए हैं और इसको प्राप्त करने के लिए जय शेट्टी ने अपनी किताब थिंक लाइक ए मॉन्क में 3 तरीके बताए हैं। पहला, लेट गो, त्याग, आपकी पहचान, नेगेटिविटी, डर और नियत। दूसरा, ग्रो करना यानी तरक्की करना, अपने पर्पस यानी मकसद की खोज में, अपने डेली रूटीन में दिमाग तेज करना और अहंकार यानी ईगो से निपटना। तीसरा, गिव, दान करना, पहले खुद को, फिर रिश्तों में देना और अंत में समाज को। लेसन 1, लेट गो, पहचान का त्याग। भगवद गीता में लिखा है, परफेक्शन के साथ किसी और के जीवन की नकल करने से बेहतर है इनपरफेक्शन के साथ खुद का ही जीवन जीना। फेमस अमेरिकी सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स कूली ने कहा, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम सोचते हो कि मैं हूँ। चकरा गया। हमारी पहचान इस बात से जुड़ी हुई है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हम क्या सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम खुद को वैसा बनाते हैं जिसका स्टैंडर्ड दूसरों ने सेट किया है। सोचो कि आप एक आईने के सामने खड़े हैं जिसमें धूल चढ़ी है, क्या आप खुद को सही रूप से देख पाएंगे? नहीं। इसी तरह हमारी पहचान समाज और मीडिया की धूल से ढकी हुई है। उदाहरण के लिए, दुनिया और समाज को लगता है पैसा सफलता का एक पैमाना है और आप उनको दिखाने के लिए पैसों का पीछा करने लग जाते हो। कोई राय अधिक स्वीकारी जाती है तो आप लोगों की हाँ में हाँ मिला लेते हो। वो अगर कहे कि ऐसी बॉडी और शेप में आप ज्यादा सुंदर और फिट लगोगे और आप डाइट और जिम ज्वाइन कर लेते हो। हम सभी हमारे कमियों को पाने के पीछे भागते हैं और इसी को लोगों ने बिजनेस बना रखा है। मीडिया ने ऐसी धारणा बनाई है कि इस प्रकार की नौकरी, इतना पैसा या ऐसे लुक आपको दूसरों से ज्यादा बेहतर बनाता है। और ये मीडिया को कौन बोलता है कि ऐसा बोले? वही बिजनेस वाले जो चाहते हैं आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदें। कहने का मकसद यह है कि हम यहाँ खुद को खो देते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है? हमें अपने वैल्यूज यानी मूल्यों को पहचानना और समझना होगा, खुद से सवाल करना होगा, बाहर के शोर को हटाकर अपनी अंदर की आवाज को सुनना होगा। पूछो कि जो आप अभी कर रहे हो क्या वो आप खुद से कर रहे हो या समाज या मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर कर रहे हो? लेकिन ये वैल्यूज कहाँ से आते हैं? तो सोचो कि आपका एक वैल्यू है काइंडनेस यानी दया और ये आपने अपने पेरेंट्स से सीखा है। तो पूछो खुद से कि क्या ये वैल्यू सही है? हाँ। फिर अगले वैल्यू पर चलते हैं, लुक्स। इसका सोर्स मीडिया हो सकता है, क्या ये सही है? नहीं। वैसे ही पैसे की वैल्यू आपने पेरेंट्स से सीखा होगा, क्या आपके लिए भी ये पैसा इतना ही जरूरी है जितना उनके लिए? शायद नहीं। और इसी तरह आप अपने सही वैल्यूज को अपने पास रखें और गलत वैल्यूज का त्याग कर दें। नेगेटिविटी का त्याग। नेगेटिविटी अंदर से आती है। हम सभी के 3 इमोशनल नीड्स हैं, पीस यानी शांति, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। नेगेटिविटी अगर हम सोचे अक्सर तब आती है जब कभी हमें लगता है कि ये 3 चीजों में से कोई एक खतरे में है। जैसे कि डर की बुरी चीज होने वाली है, शांति का नुकसान, कोई प्यार करने वाला नहीं होने का डर, प्यार का नुकसान, और इंसल्ट हो जाने का डर, अंडरस्टैंडिंग का नुकसान। इन्हीं 3 चीजों से हमें सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरनेट पर कमेंट सेक्शन पर गाली गलौज करने वालों को देखेंगे और समझेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें ये डर है कि कोई उन्हें भाव नहीं देता तो अपने कमेंट से वो अटेंशन के लिए ये कर रहे हैं। या जब कभी आप किसी फ्रेंड को कॉल
कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बोलते हो क्योंकि तुम्हें ये डर है कि कोई बुरी चीज होने वाली है और ये आपके जीवन में अशांति ला सकती है। वैसे नेगेटिविटी हर जगह है और यह जिंदगी का हिस्सा है। मैटर ये करता है कि आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हो। नेगेटिविटी वैसे दो प्रकार की होती है, एक बाहरी और एक अंदरूनी, जो अंदर से आती है। बाहरी सिंपल है, आपको सोर्स का पता होता है। सोचो कोई नेगेटिव बात कर रहा है और ये आपको चोट पहुंचा रहा है। आपके पास इतनी आजादी है कि आप या तो वहां से निकल सकते हैं या अगर वो आपका फ्रेंड है या भाई है तो उसे समझा सकते हैं। दूसरी टाइप है इंटरनल नेगेटिविटी और उससे निपटने के लिए जय ने 3 स्टेप्स बताए हैं, स्पॉट, स्टॉप और स्वैप। पहचानो, रुको और बदलो। अपनी खुद की फीलिंग्स को पहचानना सीखो और स्पॉट करो जैसे ही लगे कि थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं। फिर सोच को रोको यानी स्टॉप और अंत में सोचो कि मुझे ऐसी फीलिंग्स आखिर क्यों आई। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने सोचा कि मेरे मैथ टीचर बुरे हैं। मैंने ये थॉट को स्पॉट किया, अपनी सोच को रोका और खुद से पूछा कि क्यों ये सोच आई मुझे। क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने डांटा और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था। टीचर तो अपना काम कर रहे थे, मुझे ही खुद में सुधार लाना होगा। डर का त्याग। डर अच्छा और बुरा हो सकता है। उदाहरण के लिए महाभारत की कहानी में जब नायक और महान योद्धा अर्जुन ने अपने दोस्तों और परिवारजनों को लड़ाई के दूसरे छोर पर देखा तो डर गए और उसके कारण अपनी धनुष को गिरा दिया। भले ही वो उस वक्त के सबसे काबिल योद्धा थे, डर की वजह से वो अपनी हिम्मत खो बैठे। हमारे साथ भी यही होता है। हम भी जब डर जाते हैं तो हमारी काबिलियत खो देते हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि डर एक बुरी चीज है। लेकिन डर का एक और पहलू भी है। डरना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि एक चेतावनी का संकेत है। जैसे कि हमारा मन कभी कभी कहता है भाई कुछ तो गड़बड़ है। या उदाहरण के तौर पे जैसे क्लाइमेट चेंज का डर आपको पर्यावरण का ख्याल रखने की प्रेरणा देता है। एग्जाम में फेल हो जाने का डर आपको पढ़ाई करने का मोटिवेशन देता है। डर को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करो, अपने डर को स्वीकार करो और उसके साथ चलो। बुरे इरादों का त्याग। हम जब कभी भी किसी को अच्छा डांस या गाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा कर सकता। अब तुम्हें खुद से ये पूछना है कि क्या तुम्हें सही में डांस सीखना है दिल से या बस इसलिए सीखना है ताकि तुम दूसरों की वाहवाही पा सको। या कुछ लोग बदला लेने के लिए ब्रेकअप के बाद जिम ज्वाइन कर लेते हैं। क्या होगा अगर वो तुम्हारी बॉडी को नोटिस ही नहीं करेगी या उसे आपसे अधिक फिट पार्टनर मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए ज्वाइन करते हो तो ये सही इरादा है। इसलिए अपने आप से पूछे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके पीछे प्रेरणा क्या है। क्या वो डर है, इच्छा है, ड्यूटी है या प्रेम है। आपकी प्रेरणा आपका इरादा तय करता है। इसे पहचाने और गलत इरादे को छोड़ दे। लेसन 2, तरक्की करना। मकसद की खोज में तरक्की। जीवन में सबको अपना मकसद वक्त के साथ साथ दिखने लगता है क्योंकि कुछ लोगों ने काफी कम उम्र में सब कुछ हासिल कर लिया, जैसे FB या स्नैपचैट फाउंडर। तो दुनिया हमसे भी एक्सपेक्ट करती है कि हम जल्द से जल्द अपना मकसद ढूंढ लें और सक्सेसफुल हो जाएं। ऐसा नहीं होता। 24 साल की उम्र में हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। सबका टाइम अपने हिसाब से आता है। जैसे बोमन ईरानी जिन्होंने 3 इडियट्स जैसी काफी हिट्स दी है, उन्होंने अपनी पहली मूवी 41 की उम्र में की थी। उससे पहले वो अपनी दुकान चलाते थे। या रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स 52 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। इम्पोर्टेंट ये है कि कोशिश जारी रखो। जय ने हमारे कामों को 4 भागों में डिवाइड किया है। काबिलियत है पर काम में मन नहीं। काबिलियत भी है और मन भी। काबिलियत भी नहीं और मन भी नहीं। काबिलियत नहीं बट करने का मन है। थर्ड कैटेगरी मुश्किल जगह है। वहाँ कोई नहीं रहना चाहता। अगर कोई मजबूरी ना हो तो जितना जल्दी हो सके निकल लेना बेहतर है। पहली कैटेगरी है जहाँ ज्यादातर लोग रहते हैं बट हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा मन उस काम में बना रहे। जैसे मेरा एक दोस्त था जो IT में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बट उसको टीचिंग पसंद थी, पर उसने अपने कंपनी में ही न्यू जॉइनीज को ट्रेन करना शुरू कर दिया और अब वो टीचिंग करता है IT में ही रहकर। और फोर्थ कैटेगरी में आपको मेहनत करनी होगी काबिलियत पर। थोड़ा वक्त लगेगा और आजकल के इंटरनेट के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीखा ना जा सके और जिसे अगर सही तरह से करो तो कमाया ना जा सके। रूटीन में तरक्की। वैसे हमें एक रूटीन की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये हमारा दिन को आसान बनाती है। ये आपकी आदतों को सुधारने में मदद करती है, आपके डिसीजन लेने की क्षमता को आसान बनाती है। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड के सारे टॉप CEOs एक ही ड्रेस क्यों पहनते हैं? क्योंकि एक इंसान की एक दिन में डिसीजन लेने की क्षमता सीमित होती है। अपनी दिमागी ताकत रोजमर्रा के कामों में लगाने से आपका टाइम ही नहीं बल्कि दिन का संतुलन भी बिगड़ जाता है। एक ऐसा रूटीन रखो जहां तुम खुद को और फैमिली को भी टाइम दे सको। और जरूरी नहीं कि रूटीन बोरिंग हो, कुछ नया भी कर सकते हो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे बस में जा रहे हो तो अपने पास बैठे वाले पैसेंजर से बातें करो,
नए लोगों से मिलो। एक रूटीन जिंदगी में डिसिप्लिन लाती है। दुनिया की नजरों में हर सक्सेसफुल इंसान को अगर देखोगे, चाहे वो सीईओ हो या सन्यासी, सबका एक फिक्स्ड रूटीन है। ये आपको प्रेजेंट में जीने और अपने काम को बिना अड़चन के पूरा करने में मदद करती है। ग्रो इन माइंड यानी दिमाग की शक्ति में तरक्की। सच्ची तरक्की के लिए दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। ये दिमाग ही है जो छोटी से छोटी चीज जैसे कब जागना है से लेकर बड़ी चीज जैसे जीवन का मकसद डिसाइड करने में हेल्प करता है। उपनिषद में लिखा है कि दिमाग के कार्य को हम ऐसे देख सकते हैं जैसे एक रथ जो 5 घोड़ों से चलती है। रथ आपका शरीर है, 5 घोड़े आपकी इंद्रियां यानी सेंसेस है, लगाम आपका मन है और सारथी आपकी इंटेलिजेंस है। अगर आपकी इंटेलिजेंस या सारथी ट्रेन नहीं है तो घोड़े किसी भी दिशा में आपका रथ यानी आपके शरीर को ले जाएंगे। आपके शरीर पर आपके माइंड को कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपकी इंटेलिजेंस ट्रेंड है तो आप अपने घोड़ों यानी सेंसेस और शरीर पर लगाम लगाना सीख जाएंगे और उसे सही दिशा में लेकर जाएंगे। अपने अहंकार यानी ईगो को संभालने में तरक्की। भगवद गीता में रियल ईगो और फॉल्स ईगो के बीच में अंतर को बताया गया है। रियल ईगो हम खुद है, आपका सच्चा आत्म। झूठा अहंकार मुखौटा है, आपका झूठा चेहरा। वेद में लिखा है धन का अहंकार धन को नष्ट करता है, शक्ति का अहंकार शक्ति को नष्ट करता है और ज्ञान का अहंकार ज्ञान को नष्ट करता है। अहंकार हमारा फुलाया हुआ रूप है जिसे हम बाहरी दुनिया को उस तरह से पेश करते हैं जिस तरह हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। जब हम कपड़े पहनते हैं हम वो पहनते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हो, बट हमारा अहंकार इतने से खुश नहीं होता। उसे अटेंशन और तारीफ चाहिए लोगों से। एक फोटो है इंटरनेट में जहाँ बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोग सादे कपड़ों में खड़े हैं, ना कोई ब्रांडेड वॉच शूज या कुछ। अगर आप संतुष्ट है खुद से तो आपको किसी को भी कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं। अहंकार हमें झूठ बुलवाता है, अहंकार हमारे ग्रोथ में बाधा डालता है। आप स्वीकार नहीं करना चाहते जब कोई आपको कुछ अच्छी बात बोलता है क्योंकि आपके अहंकार को लगता है कि सामने वाला आपको अपने से छोटा मानता है। इसलिए विनम्र रहो और सबकी इज्जत करो। और इसका एक तरीका है कि मौत को याद करते रहा करो। लेसन 3 गिव दान करना, खुद को देना। ग्रैटिट्यूड यानी आभार प्रकट करना या शुक्रगुजारी करना एक बड़ी शक्तिशाली दवा है। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं जब कुछ बुरा होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, पर जब कुछ अच्छा होता है तो हम उसके शुक्रगुजार नहीं होते। ग्रैटिट्यूड एक दवाई है जो नेगेटिविटी की बीमारी को खत्म करती है। आप एक ही वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं सोच सकते। अगर आप ये समरी सुन पा रहे हैं तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है। दुनिया में 400 करोड़ लोग के पास ये दोनों में से कुछ भी नहीं। 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता। जो चीजें तुम्हें मिली है उसका शुक्रिया अदा करना आपको दिमागी रूप से खुश भी रखता है और आपको दूसरों की हेल्प करने की इंस्पिरेशन भी देता है। इसका ये मतलब नहीं कि अब जितना है उतने में खुश रहो और तरक्की ही ना करो। आपके पास जितना भी है उसमें खुश रहने में और आप जितना डिजर्व करते हो उससे कम में सेटल होने में बहुत फर्क है। रिश्ते निभाना, हम अक्सर अपने रिश्तों में स्वार्थी बन जाते हैं और एक दूसरे से अनरियलिस्टिक यानी हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। चाहे वे दोस्त हो, जीवन साथी हो या अपना परिवार, हम एक एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए हर रिश्ते में कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। रिलेशनशिप्स दोनों साइड से चलती है। आप जितना प्यार दोगे आपको उतना ही प्यार मिलेगा। समाज सेवा, जय के गुरुजी जिनको उन्होंने सबसे पहले अपने कॉलेज में सत्संग देते सुना था, उन्होंने कहा था पेड़ लगाएं जिनकी छाया में आप बैठने की योजना नहीं बनाते हैं। एंड ये अकेली लाइन ही निस्वार्थ सेवा का मतलब समझाती है। जीवन का सबसे उत्तम मकसद सेवा है। बिल गेट्स ने भी ये बात जान ली, इसलिए अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी समाज में खर्च करते रहते हैं। औरों की मदद और सेवा करना आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन और खुशी प्रदान करता है। यह आपको जीवन जीने का एक मकसद और अर्थ देता है और अंत में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। सो दोस्तों, ये थी थिंक लाइक ए मॉन्क की बुक समरी। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो आप ये किताब नीचे दिए हुए लिंक से परचेस कर सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों और फैमिली में। धन्यवाद।